का स्वागत है मेरे चैनल इंडियन कोड गुरु में। मेरा नाम है नितिन गुप्ता। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सेल के टेबल ऑप्शन के 10 एडवांटेज। बट उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, इससे मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने एक शीट बनाई है जिसमें मैं कुछ डेटा है, एम्प्लॉय का डेटा है और 2 शीट यूज़ कर रहा हूँ जिसमें सेम डेटा मैंने टाइप किया हुआ है। और इसमें डिफरेंस बताने के लिए कि एक नॉर्मल टेबल जो आप डेटा एंट्री एक्सेल में करते हैं और एक टेबल बनाने के बाद आपके टेबल इसमें क्या चेंजेस आएंगे या क्या एडवांटेज मिलेंगे, इसलिए मैं इन दोनों का यूज़ कर रहा हूँ और दोनों में सेम चीज़ें मैंने टाइप की हुई हैं। एक मैं नॉर्मल बताऊंगा और एक टेबल बनाने के बाद करूँगा। तो वो 10 रीजंस या 10 एडवांटेज बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप एक्सेल में टेबल बनाएंगे कैसे। तो देखिए, डेटा तो आपका वही है, दोनों शीट्स में डेटा आपका मैंने सेम लिखा हुआ है। देखिए, तो एक को मैं टेबल बना रहा हूँ, एक को टेबल नहीं बना रहा हूँ। तो अब मुझे मान लीजिए इस शीट की टेबल को बनाना है, इसको टेबल एज ए टेबल बनाना है और इस शीट में जो डेटा है उसको मैं नॉर्मल रखूंगा। तो मैं पहले इस पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ तक, ठीक है ना। और इंसर्ट में जाऊंगा और इंसर्ट में ऑप्शन मुझे मिलेगा टेबल, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें वो जो अपन ने यहाँ पर सेल रेंज सेलेक्ट की हुई है वो आ चुकी है और एक ऑप्शन आ रहा है विच इज माई टेबल हैज हेडर। तो इस ऑप्शन आपको टिक करना है कि मेरी जो टेबल बना रहा हूँ उसमें जो फर्स्ट है रो है उसमें मेरे हेडर्स लिखे हुए हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सिटी, बेसिक सैलरी, डीए, नेट सैलरी वगैरह वगैरह। तो मैं उसे एज ए हेडिंग यूज करना चाहता हूँ। मैंने इसे ओके कर दिया। जैसे ही मैंने इसे ओके किया तो देखिए टेबल ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो गई, ठीक है ना। और लुक वाइज, बट ये चीज़ हम नॉर्मल टेबल को भी फॉर्मेट करके कर सकते थे, बट इससे उसमें डिफरेंस क्या है, चलिए उसी चीज़ को जानते हैं। तो अपन चलते हैं सबसे पहले रीज़न की तरफ, जो कि है टेबल आर वेरी इजीली फॉर्मेटेड। मतलब देखिए, आपने गौर किया होगा जैसे ही मैंने इसको टेबल बनाया अपने आप क्या हो गया, एक थीम इसको मिल गई, कलर थीम मिल गई, स्टाइल मिल गई। दूसरी चीज इसमें यह है कि जो नॉर्मल होती है, नॉर्मल शीट है, इसमें क्या होगा, आपको इंडिविजुअली जाके रो को ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, हेडरिंग वाले को, फिर आप सेल स्टाइल में जाएंगे और फिर उसको कोई स्टाइल देंगे, फिर बाकी के आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, बाकी के नीचे के सेल को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर जाके आप उसको कोई सेल स्टाइल देंगे या जो भी एक्सप्रेजेंट या जो भी कलर कॉम्बिनेशन आप यूज कर रहे हैं। इसके साथ क्या है एडवांटेज कि आपको सिर्फ क्या करना है कि क्योंकि ऑलरेडी एक बार फॉर्मेट है ये, आपको सेल पूरी, अब आपको बार बार टेबल को पूरा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ टेबल के किसी भी एक सेल पे कर्सर को रखना है, कहीं भी हो सकता है वो। और यहाँ पर देखिए होम पे आपको मिला हुआ है फॉर्मेट एज टेबल। इस पर क्लिक करने पे आपको डिफरेंट डिफरेंट देखिए स्टाइल मिल गई है। आप उसे क्लिक करेंगे तो पूरा टेबल अपने आप क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया। जो भी फॉर्मेटिंग आपको सही लग रही है आप उसे क्लिक करके छोड़ सकते हैं। देखिए ना, आपको पूरा टेबल सेलेक्ट करना है, ठीक है, और ना ही आपको स्टाइल पहले से प्री डिफाइन स्टाइल दी है आपको ना। नॉर्मल में हमें क्या होता है, पूरा टेबल सेलेक्ट करने के बाद उसे स्टाइल देनी पड़ती है। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे रीजन की तरफ, जो है फिल्टर आर एडेड टू योर डेटा। मतलब जैसे ही आपने अपने टेबल को सॉरी अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट किया, ऑटोमेटिकली देखिए इसमें फिल्टर ऐड हो गए ऑटोमेटिकली, मतलब बाय डिफॉल्ट। जबकि अगर अपन नॉर्मल डेटा की बात करें तो जब हम नॉर्मल डेटा लिखते हैं तो हमें उसमें जाके फिल्टर को ऐड कराना पड़ता है, तब वो जाके फिल्टर ऐड होता है। टेबल में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली फिल्टर आपको मिल जाएंगे, तो आपको अगर यूज करना है तो ठीक है, नहीं करना तो आप फिल्टर बंद भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, मतलब बाय डिफॉल्ट लेके आपको फिल्टर ऑप्शन हर कॉलम में ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अगर आप फिल्टर करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। चलिए अपना अगला रीजन है टेबल ऑटोमेटिकली एक्सपेंड व्हेन यू ऐड न्यू रो और कॉलम। मतलब जैसे नॉर्मल सेल में क्या होता है कि जब आप नाम लिख रहे हैं, ठीक है, तो इससे पहले कहीं भी अगर आपने इसका यूज़ किया होगा तो इतना अपन ने सेलेक्ट करके यूज़ किया था। देखिए अब ये जो रो आपने नहीं ऐड की है यहाँ पर, जैसे मैं ऐड कर देता हूँ, देखिए सूरत और सपोज कोई भी अमाउंट है मैं डाल देता हूँ, ठीक है ना, तो ये अभी उसका पार्ट नहीं है। बट टेबल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे किया, मान लीजिए अब मुझे नया रो इंसर्ट करना है। जैसे ही मैंने यहाँ पर आके नेक्स्ट रो पे क्लिक किया या लास्ट कॉलम लास्ट सेल पे जाके टैब दबाया, तो देखिए टेबल की ऑटोमेटिक नई रो क्रिएट हो गई। मतलब टेबल ऑटोमेटिक क्या होगा, एक्सपेंड हो गया, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर एक कॉर्नर में देखिए बटन दी है, इसको स्ट्रेच करके अपन टेबल को स्ट्रेच भी कर सकते हैं। आप अगर कोई नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं और इसको देखिए ऑटोमेटिक टेबल एक्सपेंड हो गई।
नहीं हो रही है मान लीजिए, तो आप कर्सर को यहाँ रख के इसे खींच सकते हैं। तो ये भी आपके टेबल का क्या हो गया, ऑटोमेटिक पार्ट हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट रीजन की तरफ, जो है व्हेन टेबल ऑटोमेटिकली एक्सपेंड दे आल्सो एक्सपेंड देयर फॉर्मेट। मतलब अगर आप कोई नया टेबल में नया कॉलम ऐड करते हैं या नई रो ऐड करते हैं, तो जैसे ही आप नया रो पे जाएंगे, जैसे मैं टैब दबा रहा हूँ देखिए आपकी सेल पे जाके, तो देखिए नेक्स्ट रो पे ऑटोमेटिकली उसका फॉर्मेट भी आ गया है। ये देखिए मैं एक्सप्रेस जो भी नाम यहाँ लिख रहा हूँ, ये देखिए नेक्स्ट रो मैंने इंसर्ट की, ठीक है, ऑटोमेटिकली उसकी फॉर्मेट भी क्या हो रही है, अपने आप अप्लाई हो रही है, मुझे फिर से फॉर्मेट नहीं करना है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रीजन की तरफ। टेबल हेडर्स रिमेन विजिबल इवन व्हेन यू स्क्रॉल डाउन। मतलब नॉर्मल आपने इसी प्रॉब्लम बहुत फेस की होगी कि इमेजिन करिए मैं रिकॉर्ड डालते डालते लास्ट पेज पर आ गया हूँ। मैं नॉर्मल शीट की बात करता हूँ पहले देखिए। नॉर्मल शीट में क्या होता है, जैसे आपने लिखा 109, अब आपने मान लीजिए कोई मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के लिए ले लिया मैंने 9, ये अब मैं नया रिकॉर्ड डाल रहा हूँ यहाँ पर। तो गौर करने वाली बात यहाँ पर क्या है कि जो ऊपर की हेडिंग्स हैं वो टाइप करते करते जब मैं नीचे जाऊँगा तो वो देखिए स्क्रॉल करके जब मैं नीचे गया तो वो वहाँ से गायब हो गया। मतलब मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ जो टाइप कर रहा हूँ नीचे, यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर टाइप करना है, नेम टाइप करना है, डिपार्टमेंट टाइप करना है। इसके लिए आपको फ्रीज पैन यूज़ करना पड़ता है, आपने यूज़ किया होगा, जिससे आप रो को फ्रीज कर लेते हैं प्रॉब्लम में, इससे स्क्रॉल करने पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बट टेबल में देखिए क्या खासियत है, टेबल की खासियत ये है कि जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करता जाऊँगा और टेबल को बढ़ाता जाऊँगा देखिए, तो वो उसमें सिर्फ एम्प्लॉय आईडी डालता जाए। तो गौर करने वाली बात इसमें कि जैसे ही मैं इसमें स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, गौर करिए नीचे जाता जा रहा हूँ, ऊपर की जहाँ पर ABCD लिखा होता है देखिए ऑटोमेटिकली जो कॉलम हेडिंग है वो वहाँ पर आ गई। मतलब जैसे जैसे मैं नीचे काम करता जाऊँगा वैसे वैसे वो ऊपर वहाँ पर जाएगी, मुझे उसे फ्रीज करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा है जैसे ही मैं नीचे गया, जब ये स्क्रॉल जैसे स्क्रीन मैं नीचे जाऊँगा तो देखिए ऊपर आप ये गौर करेंगे, ये ऑटोमेटिकली हेडर वहाँ पर फ्रीज हो गई है। अब मैं नीचे तक भी अगर इस सेल टेबल में नीचे और भी डेटा अगर इंसर्ट करता हूँ, जैसे मान लीजिए ये देखिए, तो वो फ्रीज है देखिए। तो ये एक एडवांटेज है नॉर्मल डेटा से इस टेबल में। चलिए अब चलते हैं अपने अगले रीजन की तरफ। टेबल ऑटोमेटिकली नेम रेंज। टेबल ऑटोमेटिक नेम रेंज का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब हम फॉर्मूले लगाते हैं तो हमें क्या करना होता है, सेल एड्रेस यूज करें। जैसे मैं यहाँ पे DA निकालना है, ये मैं नॉर्मल शीट पे कर रहा हूँ, तो बेसिक सैलरी मान लीजिए ये सेल का एड्रेस क्या है, E2, तो मैंने यहाँ पे लिखा है E2 इस तरह से। फिर जो भी एक्सप्रेशन मान लीजिए 10% निकालना है मुझे, मैंने इसका 10% निकाला, ये पर एंटर कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे सेल एड्रेस E2 यूज करना पड़ रहा है। दूसरी चीज ये है कि अगर इसको सेल को कोई नाम आपको देना है तो वो आपको देना है, ये ऑटोमेटिकली उसे नेम असाइन नहीं करना। मतलब इसको नेम अगर आप देना चाहते हैं याददाश्त के लिए, या इस पूरे शीट को कुछ नेम देना चाहते हैं, इस रो कॉलम को देना चाहते हैं, तो आपको डेटा में जाके फॉर्मूले में जाके आपको नेम रेंज देना पड़ेगा, या नेम डिफाइन नेम देना पड़ेगा। इसके साथ प्लस पॉइंट क्या है देखिए, इसके साथ प्लस पॉइंट ये है कि ऑटोमेटिकली एक्सेल ने इस टेबल की हर एक सेल और हर कॉलम को एक नेम असाइन कर दिया है। उसका यूज आप कैसे करेंगे, जैसे आप इक्वल लगाते हैं फॉर्मूले के लिए, तो अब आप चाहे तो वो E2 जो अपन यूज करें तो वो यूज ना करें, देखिए ऑल्दो आप यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट अब इसने यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है कि अगर आपकी टेबल है और आप टेबल की सेल के अंदर हैं, तो जैसे ही मैं आपको लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट, तो देखिए जैसे आपने स्क्वायर ब्रैकेट चालू किया तो सारे जो टेबल आपके इसके अंदर हैं उसके सारे हेडिंग सारी होती हैं, साथ में एट का साइन भी आ रहा है। देखिए एट का मतलब है करंट रो। मतलब जैसे मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ बेसिक सैलरी, मैं आइडेंटिफाई करना बेसिक सैलरी, वो एक करंट रो, तो ये एट है, मैंने एट लगाया, ठीक है, और फिर बेसिक सैलरी पे जाके ये मैंने टैब दबा दिया। तो देखिए इसने सेलेक्ट कर लिया, इसका मतलब ये आ गया है करंट रो के बेसिक सैलरी पे। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया, ये देखिए जैसे मैंने इसको, तो ये इसका मतलब इस सेल को उसने आइडेंटिफाई किया है @ अब @ लगाने का फायदा ये है कि अभी मैं जहाँ DA वाली सेल पर हूँ उसी के करंट रो जो है, ये उस करंट रो में जो बेसिक सैलरी की वैल्यू है वो आएगा। जब मैं नीचे लिखूंगा इसका मतलब वो इस वैल्यू को मानेगा, जब मैं यहाँ लिखूंगा तो वो इस वैल्यू को मानेगा, यहाँ लिखूंगा तो इसको मानेगा, करंट रो। अब इसको मैंने 10% निकाला। मतलब पॉइंट यहाँ ये है कि जो शीट में जो नेम रेंज है वो इसने ऑटोमेटिकली दे रखी है। देखिए
अभी सेम फॉर्मूला यहाँ लगा है तो इसने देखिए इसका मतलब ये है ये सेल। अब इससे फायदा हमें क्या हो रहा है कि हमें कुछ सेल एट्रीब्यूट से कोई मतलब नहीं है कि वो E2 है कि E3 है कि E4 है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज़ हमें कंफ्यूजन कम होगा क्योंकि हम अब इसको उसके कॉलम के नाम से जानेंगे ना कि सेल एड्रेस से। तो हमें कोई नाम डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इस सेल को ऑटोमेटिकली उसने इसे आइडेंटिफिकेशन ले लिया है। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे रीजन की तरफ कि टेबल ड्रैग फॉर्मूला डाउन ऑटोमेटिकली। इसका मतलब क्या है? देखिए नॉर्मल सेल में क्या होता है, नॉर्मल में जब शीट में कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो आपने जैसे ये सेलेक्ट कर लिया, आपने इनटू किया, 10 किया, जो भी परसेंटेज आपको निकालना है, उसके बाद आपको उसे ड्रैग करना होता है जहाँ तक आप उसे निकालना चाहते हैं। मतलब जो फॉर्मूला है, जैसे मैं नेट सैलरी निकाल रहा हूँ, मान लीजिए मैं इस सेल प्लस इस सेल क्लिक करने के बाद ऐड करूँगा तो इस फॉर्मूले को मुझे ट्रैक करना पड़ेगा तो ही वो सब पे अप्लाई होगा। अब यहाँ पर देखिए टेबल का मैजिक क्या है कि मान लीजिए आपने DA निकाला तो इक्वल टू किया आपने। अच्छा, अगर आप इस सेल पे क्लिक भी करेंगे तो आप गौर करिए ऑटोमेटिकली, जो इससे पहले मैं आपको बताया, ऑटोमेटिकली उसने देखिए वही चीज़ ली, उसने सेल एड्रेस ना लेके नेम रेंज यूज़ किए, जो नेम डिफाइन किया है ये इनटू 10% एंटर। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा तो पूरी टेबल में जहाँ जहाँ DA की सेल्स हैं उन सब पे वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली यहाँ प्लेस हो गया है। यहाँ की वैल्यू क्योंकि मैंने वैल्यू नहीं दी है तो देखिए इसी तरह से जब मैं नेट सैलरी निकालूंगा, मैंने लिखा इक्वल टू और मैंने लिखा जैसे बेसिक सैलरी, देखिए बेसिक सैलरी आ गई, प्लस मैंने लिखा DA तो देखिए DA भी आ गया और एंटर कर दिया मैंने, तो ऑटोमेटिकली देखिए नेट सैलरी पूरी सबकी निकल के आ गई इस तरह से। ये देखिए सबकी मतलब ऑटोमेटिक फॉर्मूला ट्रांसफर हो गया। और अगर कोई नई रो इंसर्ट होती भी है, इसमें मैं नई रो इंसर्ट करूँगा तो देखिए फॉर्मूला ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेशन ले लेगा। तो मुझे अब नो मोर ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना है, ड्रैग नहीं करना है, मुझे तो सिर्फ ये करना है कि एक बार फॉर्मूला लगाया ऑटोमेटिकली वो सारी वैल्यूज पूरी टेबल की अपडेट कर देगा। चलिए चलते हैं अपने दूसरे रीजन, अगले रीजन की तरफ। यू कैन ऐड टोटल्स टू टेबल ऑटोमेटिकली। मतलब अब गौर करिए क्या होता है, अब यहाँ क्या है, अगर मान लीजिए आपको इस तरह का टोटल करना है कि इस तरह का टोटल मुझे यहाँ चाहिए तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपने लिखा सम या आप ऑटो सम करेंगे, चलिए ऑटो सम भी यूज कर सकते हैं, अपनी सम ही लगाना है तो इसको सेलेक्ट किया, होम पे गए, ऑटो सम या ठीक है। बट इससे प्रॉब्लम क्या है, इससे प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड डालना चाहता हूँ, ठीक है ना, जैसे एक नई रो इंसर्ट कर दी तो देखिए अगर मैं यहाँ पर नई रिकॉर्ड डालता हूँ, नई वैल्यूज यहाँ डालने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लीजिए रिकॉर्ड डाला है जैसे मैंने ये मेरी, ये मान लीजिए कोई सैलरी वगैरह मैंने डाली है, ये उनका ये डाल दिया, फॉर्मूला से आएगा तो फॉर्मूला पे कोई ट्रैक नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि मैंने सम किया है कितना, कितनों का, तो जो नई रो है वो उसमें ऑटोमेटिकली ऐड नहीं हुई है। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि एडवांटेज आपको मिला है कि अगर आप क्या करना चाहते हैं, टोटल वगैरह कुछ करना चाहते हैं तो आपको ना तो सेलेक्ट करना है टेबल के अंदर कहीं भी सेल आपको रखना है, डिजाइन टैब के अंदर जाके रिबन के अंदर जाके ऑप्शन आ देखिए टोटल रो, मैंने क्लिक किया तो देखिए ऑटोमेटिकली नीचे क्या आ गया, टोटल रो आ गया। आप अच्छा आपको ड्रॉप डाउन में मिल रहा है, आप इसके अलावा ऑप्शन बदल भी सकते हैं, सम करना है, मैक्स करना है, वही सारे एग्रीगेट फंक्शन आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। प्लस ये सब इनका भी करना है तो देखिए सारी टोटल वाली में सभी जगह पे मुझे ड्रॉप डाउन मिल गया है। जैसे मुझे अब सम ही करना है तो देखिए ये DA का सम आ गया, यहाँ पे क्लिक करने पे मैं बेसिक का सम भी ले सकता हूँ, ये देखिए ये आ गया। अब इसका एडवांटेज एक और क्या है, देखिए अब मान लीजिए आपने इसको एक्सपेंड किया, मतलब आपने एक नया रिकॉर्ड और डालना है, आपको बाद में और रिकॉर्ड और ऐड करना है, जैसे आप नया इंसर्ट करेंगे या टैब दबाएंगे तो रो आगे देखिए नहीं। अब रो आने के बाद क्या होगा कि अगर इनकी बेसिक सैलरी में मैंने कोई वैल्यू डाल दी है तो देखिए ऑटोमेटिकली ये निकल आया टोटल, और साथ में नीचे टोटल भी जो है जो ग्रांड टोटल है वो भी अपडेट हो गया। मुझे कुछ भी नहीं करना, मतलब अगर मैं कोई रो इंसर्ट करता भी हूँ, नया रिकॉर्ड इंसर्ट भी करता हूँ तो टोटल वगैरह अपने आप क्या हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं अपने नए अगले रीजन की तरफ। यू कैन क्रिएट डायनामिक चार्ट्स। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए मैंने क्या है एक ऑलरेडी शीट ले रखी है देखिए, और उसको ऑलरेडी मैंने टेबल डिफाइन किया हुआ है। देखिए जैसे ये ईयर है और उनका ये प्रोडक्शन है, मान लीजिए तो ईयर है 2015, 16, 17 और 18, और ये मान लीजिए कोई प्रोडक्शन है किसी आइटम की। तो क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी एक टेबल बनाया हुआ है, ये देखिए मैंने टेबल डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, टेबल के अगर कोई टेबल के अंदर आप कर्सर रखेंगे तभी आपको ये डिज़ाइन भी दिखाई देगा, नॉर्मल जब आप रखेंगे तो डिज़ाइन टैब आपको दिखाई नहीं देगा।
ये उससे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, देखिए बार चार्ट, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, देखिए डायनामिक। सपोज अगर ये नॉर्मल होता, मतलब अगर ये नॉर्मल होता, तो टेबल का एडवांटेज यहाँ पर हमें कहीं मिलने वाला है कि जो नॉर्मल शीट होती है उसमें अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं नया साल ऐड करने वाला हूँ, जैसे तो मैंने टैब दबाया, देखिए नहीं आ गया। अब मैं 2019 का भी लेना चाहता हूँ, एक और सपोज उसका प्रोडक्शन दिखाना चाहता हूँ, तो गौर करिए चार्ट में ऑटोमेटिकली कॉलम और ऐड हो गया और उसकी वैल्यू वहाँ पर प्लेस हो गई। नॉर्मल शीट में ऐसा नहीं होता है, आपने यूज़ करके देखा होगा कि अगर आपने चार्ट रेंज सेलेक्ट की होगी इतनी, और नेक्स्ट टाइम जब आप नया कॉलम नई रो इंसर्ट करेंगे तो वो उसमें ऐड नहीं होगी, आपको जाके उसे ऐड कराना पड़ेगा। तो ये एक एडवांटेज हमें यहाँ मिलता है इसका। चलिए अब चलते हैं अपने अगले रीजन की तरफ। यू कैन यूज स्लाइसर्स टू फिल्टर योर डेटा एंड चार्ट। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इसका यूज़ करके। नॉर्मली आपने फिल्टर यूज़ किया है वो यहाँ से यूज़ किया है, जो ओपन करते हैं, जो कि नॉर्मल शीट में आप करते हैं तो आपको फिल्टर लगाने पड़ते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि आप डेटा में जाएंगे फिल्टर लगाएंगे तो ये फिल्टर लग जाता है, ठीक है। बट ये जो फिल्टर है ये उतने ग्राफिकल नहीं है। बट अगर आप टेबल में काम कर रहे हैं तो अब आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर, जो आपको इंसर्ट में भी मिलेगा, ये देखिए ये रहा, और होम पर भी मिलेगा। तो अगर आप टेबल पे काम कर रहे हैं तो ये ऑप्शन आपको इंसर्ट में मिलेगा, जो कि ये देखिए स्लाइड, ठीक है, ये है स्लाइसर। इस पर जब आप क्लिक करते हैं, ये ऑप्शन आप नॉर्मल शीट पे नहीं लगा सकते। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पूछ रहा है कि आप किस के हिसाब से डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं या कौन कौन से कॉलम्स के हिसाब से करना चाहते हैं। तो मैंने जैसे ले लिया डिपार्टमेंट, ले लिया सिटी, ले लिया, जैसे 2 डिपार्टमेंट के 2 चीज़ों के हिसाब से ले लिया, ओके कर लिया। तो देखिए यहाँ पर 2 स्लाइसर आपके यहाँ पर लगते हैं, देखिए, ठीक है। अब आप किसको फिल्टर करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने कहा सेल्स, तो आपने सेल्स पे क्लिक किया, देखिए आपका ग्राफिकली वहीं पर फिल्टर हो गया, ठीक है। अकाउंट्स तो अकाउंट्स, ठीक है, उसमें भी देखिए सेल पे क्लिक किया मैंने। अब सेल में मुझे किसका देखना है, तो मान लीजिए मुझे सिर्फ सूरत वालों को देखना है, तो मैंने क्लिक किया तो देखिए डबल फिल्टर लग गया। यहाँ से मैं इस पर क्लिक करके फिल्टर्स हटा सकता हूँ, देखिए इस तरह से। और भी ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए जैसे ये मल्टी सेलेक्ट है, तो जैसे मान लो मुझे सेल को नहीं देखना है, उसको टिक हटा दिया, अनसेलेक्ट कर लिया। उसको भी मैंने ब्लैंक को अनसेलेक्ट कर दिया, तो देखिए सॉरी ब्लैंक को सेलेक्ट कर लिया, सूरत कर दिया तो सूरत। तो ऐसे आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज आपको मिलता है ग्राफिकली डेटा को फिल्टर करने का, जो कि नॉर्मल शीट में आपको नहीं मिलता। अच्छा, दूसरा इस स्लाइसर का यूज अपन मैं यहाँ पर चार्ट के साथ दिखाता हूँ, देखिए कि अगर आपकी शीट में रो तो है बट साथ में चार्ट भी बना हुआ है, तो भी आप स्लाइसर यूज करते हैं स्लाइसर का। तो देखिए आपको टेबल के अंदर जाना है, स्लाइसर ये आ गया। अब मान लीजिए किस हिसाब से ले रहे हैं, तो अपन ने यहाँ पर ले लिया जैसे ईयर के, ये देखिए सारे यहाँ स्लाइसर को साइड में रख दिया मैंने। अब मेरे को मान लीजिए 2015 है, इस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे भी डेटा फिल्टर हो रहा है, साथ में चार्ट के साथ भी डेटा फिल्टर होता है। मैं इसको मल्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो जैसे मुझे सिर्फ 2015-16 का देखना है, मैंने देखिए दोनों को टिक किया तो 15-16 का आ गया। अगर 18 का देखना है तो देखिए डेटा फिल्टर होता है यार, मतलब डायनामिक है। ये फिल्टर ऑप्शन यहाँ से तो मिलता है, बट अब चार्ट भी इसके साथ क्या हो पा रहा है, फिल्टर हो पा रहा है। तो ये वो 10 रीजन थे जिसके कारण आप नॉर्मल जो सेल में शीट में डेटा टाइप करते हैं, उसकी जगह अगर आप टेबल बनाकर इसको काम करते हैं तो आपको एडवांटेज मिलेगा, और यकीनन मुझे उम्मीद है कि आपको इससे फायदा होगा। अगर आप रेगुलर एक्सेल यूजर हैं तो आपको ये चीज़ एडवांटेज देगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप किसी और टॉपिक पे जो वीडियो बनाना चाहते हैं या कुछ सजेशन है वो आप मुझे दे सकते हैं। और अब मैं इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हूँ, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।